फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनी का स्ट्रक्चर है उसका डिस्कशन करेंगे। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं छूटेगा, ये आपसे प्रॉमिस है। किडनी को इन डिटेल में मैंने नोट्स के साथ कंप्लीट किया है, तो लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन की डिफिनीशन की, उत्सर्जन की परिभाषा की। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? जंतु के शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता रहता है जो शरीर के लिए काफी हानिकारक है। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। इसी क्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है? वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जैसे अंग हैं, जैसे वृक्क, फेफड़ा, यकृत, त्वचा, ये सब होते हैं। अच्छा, हम उत्सर्जी पदार्थ के बारे में चर्चा करें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और पसीना हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, मूत्र, ये सभी एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं जो शरीर से बाहर निकालना ही जरूरी होता है। अच्छा, अब हम उत्सर्जन अंग की बात करें तो एक्सक्रीटरी आर्गन क्या होता है? तो वृक्क से क्या निकलता है? तो मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है। किडनी से, फेफड़े से क्या निकलता है? लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये वेस्ट मटेरियल है, शरीर से बाहर जरूर निकालना जरूरी होता है। यकृत क्या है? तो लीवर को या अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना। अमोनिया एक हार्मफुल यानी घातक पदार्थ होता है जो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसको जल्दी से ही यकृत क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में जल्दी से बदलने का काम कौन करता है? तो यकृत करता है। और ये कम घातक होता है जो नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। अच्छा, अब हम बात करें त्वचा यानी स्किन की, पसीना की। तो पसीना किससे निकलता है भैया? पसीना त्वचा से निकलता है। अब हम बात करें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों का वर्गीकरण के बारे में। तो 4 प्रकार के जीव इस प्रकार हैं जो नाइट्रोजन के उत्सर्जी पदार्थ का सेक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जैसे अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक और चौथा ग्वानोटेलिक। सबसे पहले हम अध्ययन करें अमोनोटेलिक की। तो अमोनोटेलिक क्या है? इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ यानी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अत्यधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जलीय जंतु, मछली, अमीबा इत्यादि हैं। अब हम बात करें यूरिकोटेलिक की। तो यूरिकोटेलिक क्या होता है? इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषाक्त पदार्थ होता है, अतः उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल स्तनधारी यूरियोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें यूरिकोटेलिक की। तो यूरिकोटेलिक क्या है? इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स हैं। अब हम बात करें ग्वानोटेलिक की। तो ग्वानोटेलिक क्या है? इसके अंदर जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं वो आते हैं। मकड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा बिच्छू हो गया इत्यादि हैं। अब हम बात करें त्वचा की। तो त्वचा क्या है? त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग होता है जो पसीने का सेक्रेशन करता है। यह शरीर से अतिरिक्त लवण और पानी की मात्रा को उत्सर्जित करते हैं। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तैलीय ग्रंथियां के द्वारा पसीना एवं तेल का स्रावण होता है। श्वेत ग्रंथियों से पसीने का निकलते हैं और तैलीय ग्रंथियों से, सीबेसियस ग्लैंड से तेल का सेक्रीशन होता है। अब हम बात करें फेफड़ों के बारे में। तो फेफड़े जो है क्या? वो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जलवाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज एवं कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब हम बात करें यकृत की यानी लीवर की। लीवर का क्या काम होता है? तो यह शरीर के विषैले पदार्थ यानी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया एक कम घातक पदार्थ होता है, अमोनिया ज्यादा घातक पदार्थ होता है। यह रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट यानी बिलिरुबिन का भी उत्सर्जन करता है। अच्छा, अब हम बात करें वृक्क की संरचना की। तो वृक्क की संरचना क्या है? तो वृक्क में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है।
एक वृक्क में लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है। अच्छा, और इसको कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग में किडनी को बांटा जाता है। कॉर्टेक्स का क्या होता है, तो ये वृक्क का बाहरी भाग होता है, जबकि मेडुला मेडुला जो है वृक्क का आंतरिक भाग होता है। और मेडुला और कॉर्टेक्स में थोड़े थोड़े भाग में क्या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। अच्छा, अब हम बात करें इनके भाग के बारे में। मैंने नोट्स में सब कुछ प्रिपेयर से लिखा है बढ़िया से। किडनी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स वृक्क का बाहरी भाग होता है, जबकि मेडुला मेडुला जो है वृक्क का आंतरिक भाग होता है। अच्छा, अब हम बात करें, कुछ एक नोट्स लिखा है और नेफ्रॉन के बारे में नोट्स है। नोट्स क्या है, तो वृक्क की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद हम बात करें, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और अगर हम किडनी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जब किडनी में कोई बीमारी हो जाती है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो बढ़िया से नेफ्रॉन के बारे में जानकारी रखता है। अब हम बात करें नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन में टोटल 8 भाग हैं। 8 भाग के बारे में इन डिटेल्स मैं आपको नोट्स के साथ भी चर्चा करूंगा। पहला भाग है अभिवाही धमनिका, जिसे एफेरेंट एट्रियोल कहते हैं। दूसरा अपवाही धमनिका, जिसे इफेरेंट एट्रियोल कहते हैं। तीसरा बोमेन संपुट है। बोमेन एक वैज्ञानिक के नाम पर बोमेन का नाम पड़ा, बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट। चौथा है कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। पांचवा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। छठवां है हेनले का लूप, हेनले लूप। सातवां है दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसे डीसीटी यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। आठवां है संग्रह नलिका, जिसे कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन की संरचना का। अच्छा, अब हम नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन कर लिए। नेफ्रॉन की संरचना है टोटल, इसमें 8 भाग हैं टोटल। पहला अभिवाही धमनिका, दूसरा अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका को अफेरेंट धमनिका बोला जाता है। यहाँ से ब्लड होकर के आता है, शरीर से होकर के ब्लड यहाँ से आता है इस नली के माध्यम से, अभिवाही धमनिका के माध्यम से। ये थोड़ी सी नली पतली होती हैं। अपवाही धमनिका, ये नली थोड़ी सी वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं। यहाँ से ब्लड हो करके शरीर से जाता है, छन करके ब्लड चला जाता है, मतलब छनता है। छनने में जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है शरीर में, ये यहाँ पर छन करके बोमिन संपुट में आता है। ब्लड हाई स्पीड से बहता है, इस वजह से जो छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं वो जल्दी छन जाते हैं, जो बड़े मालिक्यूल होते हैं और आगे की तरफ भेज दिया जाता है छनने के लिए। अब ये छनने के लिए आगे की तरफ भेज दिया जाता है नेफ्रॉन में, जो नीले नीले स्ट्रक्चर है इसमें भेज दिया जाता है। भेजने पर जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका में आता है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका से ये नेफ्रॉन की संरचना, जो पीली पीली संरचना दिख रही है, और ये नलियां हैं जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, नीली नीली। ये जो पीली पीली हैं ये नेफ्रॉन की संरचना है। इसमें यहाँ पहुँचता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, जिसे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। यहाँ पर जो है रक्त क्षमता है 70 से 80% जल, खनिज लवण एवं बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। इसमें उपस्थित होता है ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ समीपस्थ कुंडलित नलिका में उन सभी का रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर छनने के बाद जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है वो तो आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जो शरीर के लाभदायक होते हैं उसे रीएब्जॉर्प्शन करके शरीर में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? नेफ्रॉन के द्वारा। इन सभी नली में भेज दिया जाता है कि तू जा, तुम्हें शरीर के लिए ज़रूरत है अभी। और जो हानिकारक वेस्ट मटेरियल है उसे हेनले लूप में भेज दिया जाता है। जो यू आकार की ये नली दिख रही है इसे हेनले लूप बोला जाता है। ये यू आकार की नली में 5% जो है रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट्स, जल, खनिज लवण, बाइकार्बोनेट का 5% से एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन हेनले लूप में होता है। अब जो अदर हार्मफुल मटेरियल है शरीर के लिए उन्हें आगे की तरफ भेज दिया जाता है, किसमें? तो डीसीटी में भेज दिया जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में यानी डीसीटी में भेज दिया जाता है। ये जो है 20 से 25% भाग का अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन करती हैं।
और इसमें जैसे NaCl, बाइकार्बोनेट्स, जल, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सभी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अदर जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उनको आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जिससे आगे की तरफ संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका में भेज दिया जाएगा। ये लास्ट पार्ट होता है निफ्रान का। यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जुड़ी होती है मूत्रवाहिनी यानी यूरिटर। यूरिटर से यूरिन कहाँ जाएगा, तो मूत्राशय में जाएगा, ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद उसके वहाँ से मूत्र मार्ग की यूरेथ्रा के द्वारा पेनिस के रास्ते बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। जो उसके बाद हम बात करें, अब इन सभी के जो भाग हैं, 8 भाग हैं, उनको मैंने नोट्स के साथ तैयार किया है, उनको बारी बारी से स्टडी करके आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले किसका गुच्छ की बात करें, ग्लोमेरुलस की बात करें। निफ्रान के बोमिन संपुट वाले भाग में अविवाही यानी एफेरेंट और अपवाही इफेरेंट धमनिका मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं, जिससे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। निफ्रान में सबसे पहले रक्त केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस के द्वारा ही छाना जाता है। अब हम बात करें बोमेन संपुट की, बोमेन्स कैप्सूल की। तो बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? बोमेन संपुट निफ्रान को प्यालेनुमा संरचना होती है, जो कि चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती हैं, बोमेन संपुट कहलाती हैं। कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस में छना हुआ पदार्थ बोमेन संपुट में इकट्ठा होता है। अब हम बात करें समीपस्थ संवलित नलिका की, PCT की, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की। तो बोमेन संपुट निफ्रान में सॉरी, अब हम बात करें PCT की, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो बोमेन संपुट का आगे की ओर विस्तारित भाग, जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है, समीपस्थ संवलित नलिका कहलाती हैं। यहाँ पर 70 से 80% जल, खनिज लवण, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यह हाइड्रोजन आयन का स्रावण करते हैं, जिसके कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मूत्र के pH मान को नियंत्रित करती हैं। आज हम बात करें हेनले लूप के बारे में। हेनले लूप क्या है? तो ये निफ्रान में युवाकार की संरचना हेनले लूप कहलाती हैं। हेनले लूप लगभग 5% जल, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद हम बात करें दूरस्थ संवलित नलिका की, DCT की। तो इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। यहाँ पर निफ्रान का अंतिम भाग, जो संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, दूरस्थ संवलित नलिका कहलाता है। यह लगभग 20% जल, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में भेज देता है। जो हानिकारक वेस्ट मटेरियल यूरिन बचा, उसको आगे की तरफ भेजा जाता है। अब हम बात करें अविवाही धमनिका की, एफेरेंट एट्रियोल की। तो ये धमनिका ये रक्त को केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस में पहुंचाती हैं। अपवाही धमनिका की बात करें, इफेरेंट एट्रियोल की, तो ये रक्त को केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस से वापस लेकर जाती हैं। अब हम बात करें संग्रह नलिका की। तो संग्रह नलिका क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है किसका? निफ्रान का। तो यह अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। मानव निफ्रान रक्त में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है। अब हम बात करें मूत्रवाहिनी की यानी यूरिटर्स की। तो मूत्रवाहिनी के कार्य वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाना होता है। मूत्रवाहिनी चिकनी पेशी तंतुओं से बनने वाली नलिकाएं होती हैं, जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं। ये आमतौर पर मानव वयस्कों में 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। जबकि बात करें निफ्रान की, तो निफ्रान 35 से 55 लंबा होता है और एक किडनी में लगभग मिलियंस ऑफ निफ्रान पाया जाता है। अब हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की। सबसे लास्ट पार्ट है यही यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय मूत्राशय मनुष्य में मौजूद एक खोखला अंग होता है, जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन को के बाहर निकलने से पहले किडनी से मूत्र को स्टोर करता है। मूत्र मूत्रवाहिनी के माध्यम से ब्लैडर यानी मूत्राशय में प्रवेश करता है और यूरिथ्रा यानी मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ब्लैडर को खाली करने की इच्छा यानी पेशाब होने से पहले सामान्य वयस्क मानव यानी ब्लैडर 300 से 500 मिलीलीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर सकता है। वृक्क में प्रति मिनट में औसतन 125 ml और दिन भर में 180 लीटर रक्त का फिल्टर होता है।
रक्त फिल्टर होता है। कितना? 180 लीटर पर डे रक्त फिल्टर होता है। अच्छा, अब हम बात करें मूत्र में जल कितना पाया जाता है, तो जल 95%, जबकि यूरिया 2.7% और खनिज लवण 2%, यूरिक अम्ल 0.3% होता है। उसके बाद हम बात करें मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है और मूत्र का पीएच मान 6 होता है, अर्थात मूत्र हल्का अम्लीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर से 2.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती हैं। पथरी किससे बनी होती हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती हैं, जो वृक्क में बनती हैं। जब वृक्क ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं, तब रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की क्रिया डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस प्रक्रिया में रक्त को फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है। डायलिसिस प्रक्रिया में रक्त को शुद्ध करके फिल्टर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अगर आपको यह समझ में आ गया हो, इस वीडियो में से कुछ आप सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू डियर फ्रेंड।